Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, it is the analysis of a very interesting poem. Title of the poem is Poet, Lover, Bird Watcher. It is written by Nissim Ezekiel. We will learn about this poem. We will discuss it in detail और सारे important aspect हैं इस poem के हम देखेंगे. तो शुरू करते हैं दोस्तों हम अपनी poem Poet, Lover, Bird Watcher. जैसा जनरली हम करते हैं, we will begin with an introduction to the poet. देखिए निसिम इजिकल का जो नाम है, इट इज टेकन विद ग्रेट रेस्पेक्ट. ये उन कुछ राइटर्स में से एक थे जिन्होंने मॉडर्न इंडो एंग्लियन पोइट्री, या और बेटर टर्म का यूज करें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, उसको इंडिया के अंदर न केवल एस्टेब्लिश करा बल्कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सीन पर पॉपुलराइज भी करा. Nissim Ezekiel is one of the most acclaimed critically and also in public, very popular writer. He belongs to the post independence. आजादी के बाद 1950s 60s के जो decades थे उनमें इनका contribution is very significant. देखिए नसीम के साथ is very interesting thing. He was born in a Jewish community. ज्यूज जो हैं वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटी का दर्जा रखते हैं. दे आर वेरी फ्यू ज्यूज इन इंडिया. एक्चुअली में वो भी सब एक तरह से बाहर वेस्ट से हमारे यहाँ आए थे एंड वी गेव देम अ प्लेस टू लिव. और निसिम बिलोंग्स टू दैट माइनॉरिटी. बहुत छोटा सा इनका एथनिक ग्रुप है. उनके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वाज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन. अपनी अर्ली एजुकेशन बॉम्बे करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड यूके. वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी करी. वहाँ पर वर्कड एज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी. बहुत पॉपुलर ये टीचर हुआ करते थे अपने टाइम के. एंड आल्सो ही सर्व्ड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन इंग्लैंड. तो बेसिकली ही इज अ टीचर पॉइंट. इन्होंने टीचिंग लंबे समय तक करी है. बट ही इज नॉट जस्ट अ पोएट, ही इज अ मैन विद मैनी हैट्स. इसका कहने का मतलब है केवल पोएम्स ही नहीं लिखते हैं, प्लेज भी है और साथ में ही इज एन अकम्प्लिश्ड एडिटर. इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स थी अ टाइम टू चेंज 1952 के अंदर पब्लिश हुई थी. अदर जो इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शंस हैं, द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे साल्म्स. इस पर्टिकुलर बुक के लिए लेटर डे साल्म्स जो 1982 में पब्लिश हुई थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, जो इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेस के लिए दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, वो इनको दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम हिज पोएट्री कलेक्शन, ही हैज आल्सो रिटन प्लेज. बहुत सारे प्लेज लिखे. ही हैज आल्सो वर्कड एज एन एडिटर टू The Illustrated Weekly of India, name of a newspaper. Poetry magazines Quest, Imprint, Poetry India. साथ ही PEN एक एसोसिएशन है, उसके भी ये फाउंडिंग मेंबर्स में भी रहे इंडिया के अंदर, और साथ ही में उसके प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने सर्व किया है. सो ये उनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. थोड़ा सा बेसिक अगर आपको याद करना हो, टाइम टू चेंज इनका फर्स्ट है 1952 का, ये इंपॉर्टेंट है. ये काफी पॉपुलर है, द एग्जैक्ट नेम. और लेटर डे साल्म्स 1982 में जो पब्लिश हुआ, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. कमिंग टू द पॉइंट, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर. 3 कॉमन नाउन का यूज किया गया है, पोएट, लवर, बर्ड वॉचर. ये इनका जो 4th कलेक्शन था, अभी मैंने आपको बताया बहुत पॉपुलर जो हुआ था, द एग्जैक्ट नेम 1965 में ये पब्लिश हुआ था, उसमें से ली गई एक शॉर्ट पोएम है, पोएम ऑफ ओनली 20 लाइन्स. एजिकल की मोस्ट पोएम्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, बहुत लॉन्ग नहीं है और बहुत पिथी, एक हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. ही इज अ राइटर
जिनकी क्वालिटी, जिनकी राइटिंग क्वालिटी के अंदर पिथीनेस का मतलब होता है कंडेंस्ड स्टाइल, छोटे छोटे वर्ड्स, छोटी छोटी पोएम की लेंथ, लेकिन उसके अंदर वेरी वेरी वी कैन से डीप एंड मल्टी लेयर्ड आइडियाज आर प्रेजेंटेड। अब दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें, क्योंकि ये बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है इस पोएम का। इट इज अ टाइप ऑफ मेटा पोइट्री, या एक और टर्म, लैटिन टर्म यूज की जाती है इसके लिए, आर्स पोइटिका। मेटा पोइट्री इज पोएम अबाउट पोएम, हाउ अ पोएम इज रिटन, उसको हम मेटा पोइट्री कहते हैं। एक ऐसी पोएम जो उस प्रोसेस के बारे में बताए जिस प्रोसेस से पोइट्री लिखी जाती है, तो ऐसी पोएम को हम मेटा पोइट्री कहते हैं। एंड जो मैंने लैटिन टर्म यूज करी, आर्स पोइटिका, द आर्ट ऑफ पोइट्री राइटिंग। सो ये पोएम बेसिकली यूजिंग एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है टू ड्रॉ पैरेलल, तुलनात्मक, समानांतर कुछ चीजों को रखना। तो ये पोएम भी यूज करती है, एनालॉजी को यूज करती है किन तीन के बीच में, अ पोएट, अ लवर एंड अ बर्ड वॉचर, और फाइंड आउट करती है कि कुछ क्वालिटीज हैं विच आर कॉमन। तो इसके अंदर इसी के माध्यम से, इन दोनों के एनालॉजी से बताया गया है अबाउट द आर्ट ऑफ राइटिंग अ पोएम, कि कौन सी वो एसेंशियल क्वालिटीज है, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है पोएम लिखने के लिए जरूरी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता हूं। ऐसा मान सकते हैं कि एज़ेकियल के दिमाग में इस पोएम को, खासकर पोएट, लवर, बर्ड वॉचर, इस तरह से एक एनालॉजी का आइडिया may have occurred while he was reading about the speech of Theseus. Theseus is a character in Shakespeare's comedy A Midsummer Night's Dream. शेक्सपियर की लिखी हुई एक कॉमेडी है जिसमें थीसियस एक करेक्टर है, और ये करेक्टर एक स्पीच देता है, और इस स्पीच के अंदर थीसियस लवर, ल्यूनेटिक और पोएट, तीन में से दो कॉमन है। बर्ड वॉचर की जगह यहां पर ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मींस अ मैड पर्सन, उनको साथ में रखता है और बताता है कि दे थ्री डिपेंड अपॉन देयर इमेजिनेशन। एज़ेकियल रिप्लेसेस, ल्यूनेटिक को बर्ड वॉचर से रिप्लेस कर देते हैं, बट स्टिल वहां पर इमेजिनेशन के कारण एक पोइट, लवर और ल्यूनेटिक को शेक्सपियर ने साथ में रखा है, और एज़ेकियल सेम क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, वो मान के चलते हैं। अपन अभी पोएम के डिस्कशन में देखेंगे कौन सी वो क्वालिटी है जो तीनों के अंदर सेम है और रिक्वायर्ड बाय ऑल दीज थ्री, तीनों को चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, कि वो सक्सेसफुल हो जाए इन देयर रेस्पेक्टिव एम्स। सो पोएम साथ में ग्रेट एग्जांपल ऑफ एज़ेकियल्स क्राफ्ट्समैनशिप। जैसा मैंने आपको बताया, इनका रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का कारण ये है कि इट इज नॉट, वी कैन से कि डेलिबरेट एफर्ट लग रहा है, मेहनत करें, कोशिश करें। इट सीम्स लाइक अ प्रॉपर नेटिव इंग्लिश राइटर, वर्ड्स फ्लो फ्रॉम हिम, और बहुत एग्जैक्ट इमेजेस जो चाहिए, वर्ड्स जो चाहिए, उनको एज़ेकियल यूज करते हैं अपनी इस पोएम के अंदर। स्टार्ट करते हैं पोएम। वैसे तो देखिए 10 और 10 इस तरह से दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड, एक पॉज है, बीच में गैप है, बट इसको फिर भी हम डिवाइड कर सकते हैं 5 लाइंस के 4 स्टैंजा, 20 लाइंस है। तो फर्स्ट 5 लाइंस, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल is not the way of those who study birds or women। देखिए पहला जो सेंटेंस है ये इस तरह से, टू बी स्टिल इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स और विमेन, फुल स्टॉप। इस पर्टिकुलर क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एनजैम्पमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं रन ओवर लाइन्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंस है लाइन का, वो यहां खत्म नहीं हो रहा, वो अगली लाइन में जा रहा है, यहां खत्म नहीं हो रहा, वो यहां आकर खत्म हो रहा है। तो पहला जो लाइन है, इसका पहला जो स्पीकर का पॉइंट है, वो नेगेटिव में है।
कि एक बर्ड वॉचर और एक विमेन को परस्यू करने वाला कैसा नहीं होता है। टू फोर्स द पेस, पेस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ अवर मूवमेंट, हम कैसे चलते हैं, तो जितना पेस है उतना तेज हम चल रहे हैं। फोर्स का मतलब नॉट नेचुरली, जो नेचुरल होना चाहिए वैसा नहीं, बाय एक्सटर्नल एफर्ट, तब फोर्स काम आती है। टू फोर्स द पेस का मतलब हो गया किसी चीज को फोर्सफुली, अननेचुरली हम पेस अप करें, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, एंड नेवर टू बी स्टिल, और कभी भी स्टिल ना रहे। स्टिल का मतलब क्या होता है, देखिए स्टिल एक ऐसा वर्ड है जो एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। यहां पर जो स्टिल का है वो एडजेक्टिव का मतलब है, जिसका मतलब होता है विदाउट मूवमेंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो। नेवर टू बी स्टिल, हमेशा क्या रहता रहे, मूवमेंट, हलचल होती रहे। ये जो दो क्वालिटीज हैं, इज नॉट द वे, तो डबल नेगेटिव, तो इसका मतलब स्टिल होना इज द वे, इज नॉट द वे ऑफ दूज, उन लोगों का ये वे नहीं होता, हु स्टडी बर्ड्स और विमेन। अब देखिए बड़ी एक तो लिटरल मीनिंग बड़ा क्लियर है, हु स्टडी बर्ड्स। स्टडी बर्ड्स का मतलब हो गया एक बर्ड वाचर। बर्ड वाचर आप सोचिए, बर्ड्स जो काफी ऐसे क्रिएचर हैं जो कंपनी, एक्सटर्नल कंपनी को प्रेफर नहीं करते हैं। जरा सा आप उनके जो उनका कंफर्ट जोन है उसमें आप एंटर होने की कोशिश करें और फौरन वो वहां से उड़ जाएंगे। सो एक बर्ड वाचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, स्टिल, क्वाइट। वो चुपचाप एक दूरी, गैप बनाकर उनको ऑब्जर्व करता है, उनकी जितनी एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व करता है। वो अपने पेस को फोर्स नहीं कर सकता, अगर करेगा तो क्या होगा, जो बर्ड उसका ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसको उसको एग्जामिन करना है, वो बर्ड चला जाएगा। इसी तरह से स्टडी विमेन, अब यहां पर मीनिंग लिटरल नहीं है, फिगरेटिव है। यहां इसका सेंस ये है कि ऐसे पर्सन जो किसी एक पर्टिकुलर विमेन को स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका लव इंटरेस्ट बने, मतलब किसी तरह से उसको वो फॉलो कर रहे हैं, उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी द पार्टनर ऑफ माई लाइफ। लेकिन वंस अगेन यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ ऑन विमेन। आप जबरदस्ती नहीं कह सकते से यस, से यस, से यस। आपको यू हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। जैसे जैसे बर्ड और बर्ड वॉचर बिकेम वन पार्ट ऑफ द सीन, जब बर्ड को यह लगता है कि यस दिस पर्सन इज हार्मलेस, तो हो सकता है आप एक स्टेप आगे बढ़े, फिर एक स्टेप कुछ समय बाद और आगे बढ़े। इसी तरह से विमेन शुड फील कंफर्टेबल कि यस नाउ आई फील दैट you are part of this environment, then you move one step ahead, आप एक कदम आगे बढ़ सकते हो। So to force the pace and never to be still, ये कभी भी उनका नहीं हो सकता। देखिए इस पॉइंट की सबसे जो खास बात होगी वो होगी शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है कैसे चेंज होगा। ये जो तीन पैरेलल्स बनाए ना, एक की इमेज यहां से लेकर वहां, वहां से लेकर वहां, अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत फ्लूइड वे के अंदर, बहुत स्मूथ वे के अंदर, इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सीमलेस। पता ही नहीं चलेगा कब हम बात कर रहे हैं पॉइंट की, कब बात कर रहे हैं लवर की, और कब बात कर रहे हैं बर्ड वॉचर की। द बेस्ट पॉइंट्स वेट फॉर वर्ड्स। ये दोनों बात बताकर इन दोनों को एज इट इज अप्लाई कर दिया। जैसे एक बर्ड वॉचर वेट फॉर द बेस्ट मोमेंट, जैसे एक लवर वेट फॉर द बेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक उसी तरह से ये दोनों चीजें एक पॉइंट पर भी लागू होती है। द पॉइंट कैन नॉट फोर्स कि मुझे अभी लिखना ही है, अभी की अभी मुझे राइम, अभी की अभी मुझे इमेज चाहिए। नो, द बेस्ट पॉइंट्स वेट फॉर वर्ड्स। पॉइंट ने भी अगर वो एरर करी जो एक बर्ड वॉचर या लवर कर सकता है, फोर्स करने की, एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर या आर्टिफिशियल पेस क्रिएट करने की,
तो जिस तरह से बर्ड अनकंफर्टेबल होकर हाथ से निकल सकता है, जिस तरह से विमेन बाहर जा सकती है, उसी तरह से वो पोएम जो वो कंपोज करना चाह रहा है, वो पोएम में वो इफेक्ट अचीव नहीं कर पाएगा. तो वेट is the key word of this whole poem. Wait for the right time. The hunt is not an exercise of will, but patient love relaxing on a hill. Now look at this. Hunt. Hunt एक थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जो मेटाफोरिकली यूज कर सकते हो आप दो सेंस के अंदर. पहला तो पोइट्री, जो एक पोइट हंट करता है राइट वर्ड, राइट इमेज फॉर राइट इमोशन. किस तरह से इन तीनों को सेट करें. जैसे इजिकल इज सक्सेसफुल, इस पोएम में एक पोइटिक आर्ट को बताने के लिए जो उन्होंने इमेजेस यूज करी हैं एक लवर की और बर्ड वॉचर की, वो उन्होंने हंट करा है. ऐसा नहीं उनके दिमाग में सीधा आ गया, उन्होंने सोचा होगा कैसे पोइटिक प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूं. तो हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल. फर्स्ट लाइन के बाद वापिस से वो बता रहे हैं कि ये जो हंट है, हंट का मतलब यहां पर हम क्या ले सकते हैं, सर्च. सर्च किसकी, जो हमारे को एग्जैक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो एम है. नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल. यू कैन नॉट डू दैट समथिंग विलफुली, कि आज अभी मन है तो अभी करेंगे, बिकॉज यू डिपेंड अपॉन द अदर एलिमेंट. बर्ड वॉचर को किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, बर्ड पर. लवर को किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, विमेन पर. पॉइंट को किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन टू हैपन, जहां वर्ड, इमेज और सेंस तीनों एक साथ आकर मिल रहे हो. बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल. नाउ इट इज डायरेक्ट मीनिंग किस पर लग रहा है, बर्ड वॉचर पर. बर्ड वॉचर वो जब बर्ड को वॉच करने जाता है, रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, देयर इज नो हरी. अनदर वर्ड, वेट फॉर वर्ड, इसका मतलब हरी. हरी का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. बर्ड वॉचर ये सोचे कि अभी जाना है आधे घंटे में, खासकर जो मॉडर्न वे ऑफ आवर लिविंग है, जिसमें हर चीज का फिक्स टाइम है कि ये टाइम, ये चीज इतने समय में हो जानी चाहिए. दिस पोएम इज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ दिस वे ऑफ लिविंग, कि जिसके अंदर हर चीज शेड्यूल्ड है, फास्ट पेस्ड है. आप देखिए जितने गैजेट्स हैं, जितने हमारे टेक्निकल इनोवेशंस हैं, वो काम को पेस अप कर रहे हैं. लेकिन इट इज अबाउट रिलैक्सिंग ऑन अ हिल. आप बर्ड वॉचिंग का एक्टिविटी ऐसे नहीं कर सकते हो इम्पेशेंट होकर के अभी जाना है, देखना है और वापस आना. नो, रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, यू हैव टू वेट कि बर्ड आए, बैठे, रिलैक्स हो, कंफर्टेबल हो, देन यू कैन वॉच एक्टिविटी. पेशेंट लव. So wait for word, patient love. Once again, lover relaxing on a hill. यहां पर मेटाफोरिकल सेंस सिंपल ये है कि लवर वेट्स इजीली, रिलैक्स मूड के अंदर, इवन इफ विमेन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, अगर वो उसके जो भी उसका तरीका है उस विमेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, जो भी उसके मूवमेंट है उस पर रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, ही और द लवर इज स्टिल रिलैक्स. सिमिलरली एक पोइट जब पोएम को लिख रहा है, रिलैक्सिंग ऑन अ हिल मींस ही सिट्स और शी सिट्स एंड थिंक्स एंड थिंक्स एंड थिंक्स अबाउट द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो ये फर्स्ट 5 लाइन्स हुई. रिलैक्सिंग ऑन द हिल को ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग. टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड. टिमिड मींस वन हु इज एफ्रेड, जो डरा हुआ है. Because the bird cannot make any movement जब तक उसको assurance नहीं हो कि there is no harm, there is no danger. तब जब वो उसको ऐसा लगता है कि yes, the environment is my environment, then there is a movement of timid wing. तब दिमाग में ऐसी हलचल होती है, this is the exact image I was thinking about. तब women थोड़ा सा response देती है कि okay, this person is a good choice. Until, कब तक ये relaxed, कब तक ये patience, कब तक ये wait चलता रहता है, until, जब तक the one, this one is the image in case of the poet, the bird in case of the bird watcher, the women in case of the lover. Who knows? Now
they realize that she is loved no longer waits. The women finally feel assured, उसको ये भरोसा, she is assured that there is no risk, no danger, no longer waits. Then she doesn't wait. She once एक बार उसको पता चल जाए कि yes, the lover has true intention, she no longer waits but risks surrendering. Risk, she takes initiative, वो भी आगे बढ़ती है. Surrendering, surrender करने का मतलब she accepts the proposal of the lover. lover जो भी propose करता है वो उसके आगे surrender कर देती है. surrender करने का सेंस मतलब है she accepts the proposal or the advances. आप यूं भी कह सकते हैं उसके जो advances है उनको वो accept कर लेती है. in case of the bird watcher, जो bird है वो बर्ड वाचर को एक्सेप्ट कर लेता है कि दैट बर्ड वाचर इज पार्ट ऑफ द नेचुरल सीनरी, और वो अपने एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाता है विदाउट बीइंग टू कॉशियस. वो अब कॉशियस नहीं है. विमेन और बर्ड दोनों कॉशियस होते हैं फर्स्ट कि ये एक स्ट्रेंज न्यू एलिमेंट है, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज होता है, एश्योर्ड होते हैं. इन केस ऑफ द पोएट, इमेज डिसेंड, उसके दिमाग में वो पर्टिकुलर इमेज आ जाती है. In this, the poet finds his moral proved. In the surrendering, ये जो surrendering है, ये जो image का आना है, ये जो harmony का होना है, the poet who was waiting patiently, who was not in hurry, जिसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, उसको ऐसा लगता है his moral proved. जो उसका moral था, जो उसकी थिंकिंग थी, जो उसकी फिलॉसफी थी, वो सही साबित हुई. who never spoke before his spirit moved. इस लाइन का मतलब यह है कि poet never spoke but didn't write. उसके पास कुछ आइडिया तो था लेकिन परफेक्ट इमेज नहीं थी. until his spirit moved means he or she had the ट्रू रियल इंस्पिरेशन. जब तक अंदर से इनर उसका जो इंस्पिरेशन कन्विंस्ड नहीं था कि दिस इज द बेस्ट चॉइस ऑफ द वर्ड्स आई वांट टू यूज इन माय पोएम, तब तक उसने सिंगल वर्ड को स्पोक या लिखा नहीं. और इसी से जब फाइनली करेक्ट इमेज सरेंडर होती है, डिसेंड होती है, उसके समझ में आती है, तब पॉइंट को लगता है यस आई वाज राइट, मैं बिल्कुल सही था. That I waited patiently, कि मैंने वेट करा फॉर दिस एग्जैक्ट इमेज. नहीं तो पोएम हो सकता है लिखी जाती, बट इट डिडंट हैव दैट इफेक्ट which it has now. Similarly, lover को लगता है finally I am rewarded, मुझे वो इनाम मिल गया for my patience. Women has accepted my proposal or advancement. Similarly, bird watcher को लगता है finally my effort proved right. The bird has shown some activity, जिसको मैं ऑब्जर्व करने आया था. ये फर्स्ट 10 लाइन्स हो गई. यहां पर एक जो फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं, सिनेक्डकी. सिनेक्डकी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर हम एक पार्ट का यूज करते हैं एक होल को बताने के लिए, पार्ट फॉर द होल, और कई बार रिवर्स करते हैं, होल का यूज करते हैं पार्ट को बताने के लिए. तो आप देखिए, विंग, विंग हियर स्टैंड्स फॉर बर्ड. पूरे बर्ड की जगह केवल क्या यूज किया गया है? टिमिड विंग. विंग टिमिड नहीं है, पूरा बर्ड टिमिड है. वो बहुत डरा हुआ रहता है, उसको हमेशा लगता है कि जो मेरा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए उसमें देयर इज समवन, वो सेंस कर सकता है. तो टिमिड विंग में मूवमेंट तब होता है जब वो रिलैक्स हो जाता है. तो सिनेक्डकी इज यूज्ड हियर. एंड देन द लास्ट 5 lines of the poem. The slow movement seems somehow to say much more. देखिए किस तरह से स्टाइलिस्टिक इफेक्ट नसीम इज़िकल ने अचीव किया. देखिए इस लाइन की लेंथ पूरी पोएम में सबसे लंबी है, और साउंड स्लो, सीम्स, समहाउ से, जो और भी इसको स्लोनेस का इफेक्ट देती है. ये एक स्टाइलिस्टिक फीचर है. जब लेंथ भी बढ़ा दी तो जिससे लगता है कि मूवमेंट स्लो हो गया, साउंड को लगातार यूज करा गया है जिससे एक और स्लोनेस का इफेक्ट क्रिएट होता है. ये वो सारी चीजें हैं जो
पोएम बात करी है कि एक पोएट को वेट करना पड़ता है किस तरह से अपनी पोएम को मैं बेस्ट इफेक्ट दे सकता हूं। द स्लो मूवमेंट, जो स्लो मूवमेंट होता है बर्ड वॉचर का, जो स्लो मूवमेंट होता है पोइट का, जो स्लो मूवमेंट होता है एक लवर का, somehow to say much more, एक पैराडॉक्स है। होना ये चाहिए कि क्विक मूवमेंट, अपॉर्चुनिटी को आते ही उसको ग्रेस्प करना, बर्ड को देखते ही उसको कैच करना फोटोग्राफ में, विमेन को देखते ही उसको सीधा प्रपोज करना, डायरेक्ट प्रपोज करना, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। नो, रिवर्स, स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइपनेस, जब तक बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट जो चीज चाहिए वो नहीं आ जाए, इट हैज मोर डिजायरेबल इफेक्ट, इससे ज्यादा फायदा होता है टू से मच मोर। इससे ऐसा लगता है कि स्लोनेस हमारे को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन उससे ज्यादा हमारे को रिजल्ट मिलता है। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स, नाउ इट शोज टू अचीव द एक्सीलेंस इन योर फील्ड। अब एक बर्ड वॉचर जो कॉमन बर्ड्स को वॉच करता है उसको कम एफर्ट करना पड़ेगा। एक पर्सन जो एक कॉमन विमेन को परस्यू करता है उसको कम एफर्ट करना पड़ेगा। एक पॉइंट जो सिंपल इमेजरी या कॉमन इमेजरी का, या जो जिसे हम कहते हैं क्लिशे, जो बार बार यूज होती जा रही है, उसको एम्प्लॉय करता है अपनी पॉइंट में, तो कम एफर्ट करना पड़ेगा। बट टू वॉच द रेयरर बर्ड्स, उन बर्ड्स को स्टडी करना हो जिनको जनरली नहीं करते, उस टाइप की पोएम लिखना हो जिस तरह की इमेज जनरली यूज नहीं की जाती, और ऐसी विमेन को परस्यू करना हो, ऐसी विमेन आपका गोल हो जो जनरली बहुत अपने आप को एलिवेटेड स्टेटस पे रखती है, यू हैव टू गो अलोंग डेजर्टेड लेन्स एंड वेयर द रिवर्स फ्लो। दे आर नॉट फाउंड इन द हब ऑफ कॉमन लाइफ, जो शोर शराबा है, जो जीवन है, उसमें नहीं मिलते। यू हैव टू गो अलोंग डेजर्टेड लेन्स। डेजर्टेड मीन्स जहां कोई नहीं रहता, लेन्स का मतलब गलियां। ऑब्वियसली जो बर्ड्स हैं वो वहीं पर पाए जाते हैं, वो अपने आप को वहां प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ऑब्वियसली विमेन ऐसी सोसाइटी को फोर्सेक करती है जिस सोसाइटी में उसको लगता है कि पीपल आर चीपर इन देयर रेस्पॉन्स टू द विमेन, तो उनसे वो अलग थलग अपने आप को रखती है। ऑब्वियसली हाई एंड इमेजरी, अच्छी इमेजेस माइंड में कॉमन नहीं आती। डेजर्टेड लेन, जिस रास्ते में हम सोचते नहीं है वहां से उसको आना होता है। वेयर द रिवर्स फ्लो इन साइलेंस, जहां बहुत शोर शराबा नहीं है। सोचिए आप, रिवर फ्लो इन साइलेंस, जहां नदी ऐसे शोर से बह रही हो जहां पर कोई आवाज नहीं हो, नियर द सोर्स, जहां से वो नदी का उद्गम सोर्स स्टार्ट होता है, वहीं आपको पहुंचना पड़ता है। मींस यू हैव टू हॉन्ट। पहले हंट तो पॉइंट ने यूज करा था, हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं यू हैव टू हॉन्ट। आपको हॉन्ट करनी पड़ती है रिमोट प्लेसेस। अब ये लिटरल मीनिंग है तो बर्ड वॉचर के लिए हो गया, मेटाफोरिकल सेंस में ले तो एक पॉइंट को अपनी बेस्ट इमेजेस के लिए अपने माइंड को क्या करना पड़ता है, रैंसैक करना पड़ता है, खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। एक लवर को अगर अपना एक डिजायरेबल विमेन चाहिए जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिक है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। और बाय अ शोर, या फिर उसको जाना पड़ता है, मतलब ये तीनों चीजें हैं, डेजर्टेड लेन्स या जहां पर रिवर अपने सोर्स के पास बह रही हो। इसका एक और मतलब है वो अनकंटेमिनेटेड है, अनपॉल्यूटेड है, सोर्स से निकली है, जस्ट बिल्कुल प्योर और फ्रेश है। और बाय अ शोर, रिमोट एंड थॉर्नी लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, ऐसे एक शोर की तरफ जाना पड़ता है जहां पर रिमोट जो दूर हो एंड थॉर्नी कांटों से भरा हुआ हो। थॉर्नी का मतलब ये है कि क्योंकि वो थॉर्नी है, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे कांटे हैं जो लोगों के पांव में चुभते हैं, सो मैनी पीपल डोंट गो देयर। वहां पर बहुत कम जाने वाले लोग हैं। अगर जाने वाले लोग कम है तो ऑब्वियसली वहां आपको रेयर और बर्ड्स मिलेंगे। अगर उस चीज के बारे में सोचने वाले पॉइंट्स कम है तो आपको न्यू इमेजेस मिलेंगी, ऐसी इमेजेस मिलेंगी जो यूज नहीं करी गई हैं। ऐसी विमेन है जो जनरली बहुत टेसिटर्न रहती है, कम लोगों से बात करती है,
क्योंकि लोग उस साइड कम आते हैं, तो आपको ऐसी विमेन वहीं मिलेगी। लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, एक सिमिली का यूज किया गया है, हार्ट्स डार्क फ्लोर, जैसे हमारा दिल, जिस दिल को आप ऊपर से जानते हैं वो इट्स लाइक, जिसको सब जानते हैं इट्स लाइक द अपर सरफेस, लेकिन जो हार्ट, डीप हार्ट तक पहुंचता है, डार्क फ्लोर, रिमोट एंड थॉर्नी, जिस तरह से आप दिल के गहराई तक किसी के पहुंचते हैं, इट टेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, उसी तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। सिमिली का यूज यहां पे किया गया है। एंड देयर वंस यू रीच दिस प्लेस, दिस इज लाइक अ पिलग्रिम, अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंच गए, द विमेन स्लोली टर्न अराउंड, the women becomes assured that you are the right person for her, आप उसके लिए सही आदमी हैं। the bird becomes relaxed कि yes it is not harmful person, ये person मुझे harm नहीं करेगा। the image descends in your mind कि yes इसने effort करा है, इसको वो image मिलनी पड़ेगी। not only flesh and bone but midst of light with darkness at the core, not only flesh and bone, देखिए फ्लैश एंड बोन इज द बॉडी, ये तो किसी को भी मिल सकती है, बट मिथ्स ऑफ लाइट, मिथ्स ऑफ लाइट एक मेटाफर का यूज किया गया यहां पर, कैसे कि विमेन बिकम अ मिथ लाइक अ स्टोरी ऑफ लाइट, मींस शी टर्न्स हर लॉयल्टी, हर वी कैन से सोल टुवर्ड्स दैट पर्सन with darkness at the core. She becomes like a mythical figure, एक ऐसा फिगर जहां ऊपर ब्राइटनेस है एंड एट द हार्ट डार्कनेस है, जस्ट लाइक द सन, जैसे सन के सेंटर में कहते हैं डार्कनेस है, लेकिन उस डार्कनेस से परे चारों तरफ ब्राइटनेस है। ये विमेन जब आप परस्यू करते हो इतने एक्सीलेंट वे में, तब अपनी पूरी सोल लेकर आपके पास आ जाती है। एंड सेंस इज फाउंड, समटाइम्स पॉइंट जो बहुत पजल्ड होते हैं, बहुत मडल्ड होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट इमेज दे वांट, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रही होती है। सडनली देयर इज एन एपिफेनी, एक एपिफेनी का एक्ट होता है, देयर इज सडन लाइट इन देयर माइंड, ओके सेंस इज फाउंड, मानो उनको सेंस मिल गया हो उन पॉइंट्स के द्वारा। लॉस्ट इन क्रिकेट रेस्टलेस फ्लाइट, देखिए फ्लाइट बर्ड किस तरह से, ये पॉइंट जो परेशान रेस्टलेस हो रहे हैं, क्या कैसे कैसे एक्सप्रेस करूं, ये आइडिया है, ये इमोशन है, इसको कैसे एक्सप्रेस करूं। सडनली मेहनत करते हैं, सर्च करते हैं, वेट करते हैं, पेशेंट रहते हैं, एंड दे फाउंड सेंस, अचानक उनको वो पर्टिकुलर इमेज मिलती है। और लास्ट लाइन जो एक पैराडॉक्स है, जब आप इस पोजीशन पे, सिचुएशन में पहुंच जाते हो, the deaf can hear, the blind recover sight। नेस्म म्यूजिकल हमेशा एक पंच के साथ अपनी पोएम्स को फिनिश करते हैं, चाहे वो एंटरप्राइज हो, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो, चाहे ये हो, जो बहुत फेमस इनकी पोएम्स हैं। द डेफ कैन हियर, द ब्लाइंड कैन रिकवर साइट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ पैराडॉक्स। कैसे डेफ कैन हियर, पोइट्री आपको उस हाइट पर ले जाती है जहां पर जो एक्सटर्नल डेफनेस जो वो मैटर नहीं करती, यू हियर द इनर साउंड, इनर वी कैन से वॉइस ऑफ नेचर ऑफ पोइट्री। ब्लाइंड रिकवर साइट, जो हमें आसपास चीजों से, जो हम ब्लाइंड रहते हैं, जो अपीयरेंस हमें दिखता है, जो सरफेस हमें दिखता है, उससे अंदर का हम जनरली नहीं देख पाते, इनर जो ब्यूटी है वो नहीं देख पाते, तो हमारी ब्लाइंडनेस है। लेकिन जब हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो ब्लाइंड रिकवर साइट, हमें वो चीजें दिखने लगती हैं जो अभी तक हमारी आंखों से छुपी हुई थी। सो दिस पोएम इज टोटली अबाउट वेटिंग पेशेंटली टू अचीव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट। फॉर्म और मीटर की मैं आपको बता चुका हूं, 20 लाइन्स हैं, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजास ऑफ 5 लाइन्स ईच। Rhyme scheme of first and third stanza is A B B A A, and second and fourth stanza is A B A B B. Slight variation है, तो आप चाहो तो ये भी मान सकते हो फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा मिलाकर एक 10 लाइन का स्टेंजा बनते हैं, और उनकी कलेक्टिव जो राइम स्कीम है वो इस तरह से चलती है। बट इट इज बेटर कि हम इसको इस तरह से बांट दें।
और अगर हम बात करें मीटर की, प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। हम बहुत सारे वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर देयर आर टोटल 10 सिलेबल और 5 फीट इन द पोएम, जिसमें पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। तो देखिए, एक और दो, ये दो सिलेबल मिलकर 1 फीट, एक और दो 2 फीट, एक और दो 3 फीट, एक और दो 4 फीट और 5। इसी तरह से 5 यहां पर चलते हैं। तो ये एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई पोएम है। थीम की बात करें तो इस पोएम के अंदर एजिकल ने एक पैरेलल, एक एनालॉजी 3 डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में सेट करी है, लेकिन तीनों को इसलिए कंपेयर किया है, तीनों के अंदर एक क्वालिटी चाहिए, पेशेंस, वेट, रिलैक्सेशन। तो स्पीकर जो है वो कोशिश करता है प्रूव करने की कि एक पॉइट हो या एक लवर हो या एक बर्ड वॉचर हो, दे कैन नॉट अचीव सक्सेस while they are in haste। अगर जल्दबाजी का, हरी का काम है, no, there is no success। They have to wait patiently for the right moment and right inspiration। हम ये कह सकते हैं that speaker wants to convey the message, जो poem का central message है, a person involved in any of these 3 activities, जो भी, चाहे बर्ड वॉचिंग हो, चाहे फिर वो लवर हो या फिर वो एक पॉइट हो, हैज टू वेट फॉर द राइट मोमेंट एंड टू डिपेंड अपॉन इनर इंस्पिरेशन, स्पेशली इन द केस ऑफ द पॉइट। ओनली दिस पेशेंट वेटिंग एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग कैन ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट। तो पूरी पोएम बेसिकली दोस्तों इसी बारे में है कि किस तरह से ये तीनों को बहुत रिलैक्स होकर वेट करना पड़ता है राइट मोमेंट का। This is all about the poem, my dear friends. Very soon we will come with another video, another poem, another analysis. Keep watching, keep supporting. Thank you, friends.